इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी बर्बाद होती जा रही है। इंडिया के टॉप गेमर्स को मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के गेमिंग के बारे में उनसे बात करने का। मुझे रियलाइज हुआ कि गेमिंग को जितनी इज्जत आज मिल रही है, कुछ सालों पहले तक उसको बच्चों के लिए एक एस्पिरेशनल लग्जरी और पेरेंट्स को सिर्फ एक टाइम वेस्ट और बच्चों का दिमाग खराब करने वाली चीज माना जाता था। और सही भी है, गलत मानना चाहिए, क्योंकि ये एक जुआ है, ये बहुत बेकार चीज है। गेमिंग, क्रिकेट और साथ के साथ साथ जो जितने भी है ना टेबल टेनिस, इसे गेम को इतना खेला जाने लगा कि आर्मी को खुद उस पे बैन लगाना पड़ा। मोर मनी, तुमको लगता है कि स्पोर्ट्स में पैसा है? 455.30 बिलियन डॉलर, ये मुनाफा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। बोला था यार, देखो यार, जो लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उम्र में बड़े हो रहे हैं, उन लोगों को चीज समझ आ रही है। मेरे अंदर भी स्पोर्ट्स का भूत बहुत था 2 साल पहले। इंडिया के लिए उससे बहुत बड़ी चीज है। एंड फाइनली क्यों इंडिया गेमिंग कम्युनिटी की आज को इज्जत नहीं करता, ये सब जानेंगे। से पहले मैं कुछ कहूंगा वो यहाँ है कि वैसे तो ये वीडियो एक्चुअली ना आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो को सबसे पहले आपको सेव टू वॉच लिस्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो लंबी है, तो कृपया करके इसे पहले सेव टू वॉच लिस्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद जा करके ना आप एक काम कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा गैप दे करके उस वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा कि आपके जो माइंड में अच्छी तरह से समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिस तरह से पढ़ाई करते हैं ना कि बीच बीच में गैप देते हैं जो प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले लोग, उसी तरह से आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। वीडियोस को थोड़ा थोड़ा गैप दे करके, जैसे 5 मिनट, कभी 10 मिनट देख लिया, कभी 8 मिनट देख लिया, कभी 6 मिनट देख लिया, आपकी कैपेसिटी के अनुसार वीडियो को देखना है नहीं। तो ये वीडियो को मेरे को आपको बताना जरूरी था। शुरुआत में मैंने ये वीडियो डालनी जरूरी थी। तो बस भैया सब्सक्राइब मत करना, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे साथ नहीं चाहिए, मुझे एक संगठन चाहिए बस। और देश को आज़ाद करना है। अभी भी गुलाम है, अभी भी देश नहीं यकीन होता तो भैया तथ्य मिल जाएंगे आपको, तो भारतीय परिवार चैनल से मिल जाएंगे। वीडियो के ऊपर रिव्यू करवाना चाहता हूँ। एक वीडियो है, अब उस वीडियो के जरिए मैं आपको गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स वगैरह, थोड़े बहुत डिटेल्स जो होंगे वो शायद मिसिंग हो गए होंगे इस वीडियो में। यूट्यूब है, इस यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रहा था, मैंने सोचा कि भैया सर्च करते हैं गेमिंग की रियलिटी, क्योंकि मैं गेमिंग को अच्छा नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो गेमिंग जो है ना, बच्चों का भविष्य सर्वनाश करने में बहुत ज्यादा पावर दिखा रही है। अब देख लो जरा, मैं अभी कैमरा यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हाउ मच द गेमिंग इंडस्ट्री वर्थ इन 2024। यहाँ पे खाएगी 455.30 बिलियन डॉलर्स, ये अरबों खरबों में भी चला गया है। जो मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है 2024 में। 2020 आया था तो उस समय गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। बैंक वालों ने गेमिंग इंडस्ट्री को मुनाफा बढ़ाने के लिए, बच्चों को गलत रास्ता देने के लिए उन्होंने कोरोना भेजा। बैंक वालों ने तो कोरोना भेजा, उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ। बच्चों को तो और कुछ मिला नहीं, उन्होंने क्या किया, गेमिंग में अपना समय व्यतीत किया ताकि वो बाद में जाके जब लॉकडाउन खुले तो स्कूल में जाए, मस्ती काटे, लफंगाबाजी करे। मैं ये देख रहा हूँ जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो 2024 में मुझे इतना नहीं दिख रही कि वो ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है या मुनाफा कमा रही है। जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन मोबाइल अभी आई है, उसका सर्वनाश हो चुका है, उसका गर्दन कट चुकी है, उसकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस है हर एक प्रीमियम डिवाइस में। सच में मैं शौच करते समय हिल भी नहीं। ये मुझे बुरी तरह से लूट रहा है यार, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं अब और खेलना नहीं चाहता यार। मुझे यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं। मैं अब और नहीं खेल सकता, मैं बस इसे यहीं खत्म करने वाला हूँ। मैं और नहीं खेल सकता, मैं सचमुच नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि ये मोड है या सिर्फ मेरा आईपैड है, लेकिन मैं इसे यहीं समाप्त करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे। हम थोड़े TR1 के लिए कह रहे हैं और मैं देखूंगा कि इसमें क्या गड़बड़ है। ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरा आईपैड हो सकता है। इसीलिए वॉरज़ोन मोबाइल रुक रुक कर चलता है। तुम्हारा उपकरण, क्या इसका कोई समाधान है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन पहले समझते हैं कि वॉरज़ोन मोबाइल आपके डिवाइस पर क्यों लैग करता है। इसीलिए मैं सब कुछ आसान और सरल भाषा जो आपको इस समस्या की जड़ को समझने में मदद करेगी।
पहली समस्या इंजन है। अगर आपको नहीं पता, वॉरजोन मोबाइल इन्फिनिटी वॉर्ड 9 इंजन के तहत बनाया गया है। यह इंजन मोबाइल गेम के लिए नया है मार्केट और यह ज्यादातर एंड्रॉइड डिवाइस के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं है। इस इंजन का उपयोग पीसी और कंसोल के लिए वॉरजोन बनाने में भी किया गया था। तो हम पीसी पर वॉरजोन मोबाइल खेल रहे हैं। पीसी इंजन बहुत भारी होते हैं। इसका उपयोग जीपीयू से अधिक सीपीयू करता है। संक्षेप में, यह गेम आपके डिवाइस और बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड का उपयोग करेगा। अधिकांश मिड रेंज उपकरणों में बेहतर जीपीयू नहीं होता है, इसी कारण आपके ग्राफिक्स धुंधले होते हैं और डरावना। वॉरजोन डेवलपर्स ने आपके डिवाइस को एक सभ्य फ्रेम प्रति सेकंड में चलाने के लिए रेजोल्यूशन कम कर दिया। मैंने देखा कि कई लोग कम रेजोल्यूशन को ठीक करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं जिससे आपको बहुत अधिक फ्रेम दर एफपीएस खोनी पड़ेगी। ये इसलिए है क्योंकि आपका ग्राफिक कार्ड इतना शक्तिशाली नहीं है। इन उच्च स्तर के टेक्सचर्स, शैडो और डिटेल्स को रेंडर और स्ट्रीम करने के लिए खेल में कई बग्स और गड़बड़ियां हैं जिन्हें डेवलपर्स ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह पहला वॉरजोन गेम है जिसे वे मोबाइल पर पीसी के साथ बना रहे हैं। इंजन, बस इसके बारे में सोचें, 100 गीगाबाइट्स गेम को प्रभावित करना। मोबाइल के लिए वही इंजन, आपको वही सभी चीजें देखने को मिलेंगी जो पीसी में उपलब्ध है। कुछ भी बदला नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्हें अनुकूलन के लिए 5 से 6 महीने का समय चाहिए। गेम, क्योंकि डेवलपर्स को मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री और इसके काम करने के तरीके के बारे में जीरो जानकारी है, इसीलिए गेम में ग्राफिक्स प्रबंधन की कमी है। विकल्प, अगर उन्होंने इसे अनरियल इंजन के तहत बनाया होता तो यह गेम फ्री फायर में पबजी को हरा देता। ये उन प्रमुख समस्याओं में से एक है जो अभी भी वॉरजोन मोबाइल में मौजूद है। काम के दौरान एक ही समय में बैकग्राउंड में डाउनलोड और स्ट्रीम करना। जब आप खेल रहे होते हैं, जितना अधिक आप खेलते हैं उतने ही अधिक आपके ग्राफिक्स और बनावट बढ़ेंगे। ये बनावट शेडर्स, विवरण और वस्तुओं की गुणवत्ता को लोड करने में मदद करेगा। मुख्य समस्या यह है कि यह पृष्ठभूमि में चलता है, जिससे अधिक रैम और प्रोसेसर का उपयोग होगा। वे होम स्क्रीन पर एक अलग डाउनलोड विकल्प जोड़ सकते थे ताकि खिलाड़ी तुरंत होम स्क्रीन पर डाउनलोड कर सकें, और इससे अधिक रैम और सीपीयू उपयोग कम हो जाएगा। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह निश्चित रूप से गेम प्ले अनुभव को कम कर रहा है। अनुभव आकार लगभग 2 से 3 गीगाबाइट है, इसलिए आपको यह अतिरिक्त संसाधन डाउनलोड करने के लिए घर पर 1 या 2 घंटे इंतजार करना होगा। शायद इससे आपकी मदद होगी। यह वह बकवास गेम है जिसने इस तकनीक को लागू किया, लेकिन मेरे मामले में यह सबसे खराब निर्णय है। इस दोस्त की टिप्पणी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत सारी गन स्किन्स, आउटफिट्स, कॉस्मेटिक्स और कई अन्य चीजें हैं जो उन्मूलनवादी हैं, और अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये खेल को और बुरा बना रहे हैं। बस सोचिए, खेल धुंधली लैगी और बहुत सारी लैग के साथ अनुकूलित नहीं है। ग्लिच की भरमार, लेकिन फिर भी अनुकूलन और बग्स को ठीक करने के बजाय वे अधिक स्किन और पोशाकें जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मेडिक्स और लकी ड्रॉ, एक्टिविजन ये केवल पैसे के लिए कर रहा है पर्प। वे जितना संभव हो उतना पैसा जुटाना चाहते हैं, इसलिए वे गेम प्ले की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे हर अद्यतन करें, लेकिन बहुत मामूली। अगर वे ऐसा करते रहे तो इस खेल को ऊपर उठने में कठिनाई होगी, या शायद एपेक्स लीजेंड्स मोबाइल की तरह हमेशा के लिए बंद हो जाए। लॉकडाउन जब हुआ था उसमें बच्चों ने गेमिंग बहुत ज्यादा खेलनी शुरू हो गई थी। पैसे भी उन्होंने इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए थे, और आपको पता ही है कि भैया गेमिंग क्या चीज है। उस वीडियो को रिव्यू करेंगे, उसमें हम थोड़ा अपनी टिप्पणियां भी देंगे। ऐसा नहीं है कि टिप्पणियां नहीं देंगे। जितने भी पॉइंट्स में आपको दिख रही है बिलियन डॉलर्स में है। इन्होंने बिलियन डॉलर्स में इतने कमाए थे 2020 में। 2020 से लेकर के 2021 में उल्टा और बढ़ गया है। 20 के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 21 में भी बहुत बढ़ गया था, 21 में तो घटना शुरू हो गया। 24 में मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि उसका मुनाफा हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मुनाफा कहीं हो नहीं रहा है इतना। पहले 2020 से लेकर के 2023 तक या 21 तक तो ये मुनाफा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। तो मैं उस समय COD खेलता था, साथ के साथ एस्को ऑनलाइन भी खेलता था। बहुत सारे गेम्स मैंने खेले। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में मैं गया था ऑनलाइन टूर्नामेंट में मैं गया था, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पॉन्सर किया हुआ है। मैंने कहा ये स्पॉन्सर जितने भी कंपनियों ने किया है गेम इंडस्ट्री के ऊपर या CODM के ऊपर, उनके मैंने जब देखा कि कितना पैसा लगाया उन्होंने, इसमें मैंने एक एक करके देखा कि 2021 में 2020 ऐसे करके तो कितना उन्होंने किया। तो 2022 और 21 में बहुत ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और उन्होंने इतना ज्यादा कमाया कि आपको बताऊंगा तो आपके फटके हाथ में आ जाएगी। उस गेम में मैंने टूर्नामेंट खेलना फिर मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा हमें तो पैसे इतने मिल नहीं रहे, हम इतने मेहनत कर रहे हैं या फिर अपने देश के प्रति कुछ काम कर रहे हैं, हमारा वैसे भी पैसा अंग्रेजों ने लूट लिया था। ये तो आपको पता है, अंग्रेजों ने जो लूटा हुआ पैसा था ना, ये उसका जुआ में इस्तेमाल कर रही है। ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, ये आपको नहीं पता, ये गेमिंग इंडस्ट्री एक तरह का जुआ है। हाँ, ये डिजिटल जुआ है। एक तो फिजिकल जुआ होता है जिसमें आप नॉर्मली कर सकते हो, और एक ये डिजिटल जुआ है जो आपको शायद दिखने में बहुत दिक्कत होगी। उसके लिए आपको एक तरह की दृष्टि होनी चाहिए। आपकी दृष्टि किस लेवल बात रही है इस दृष्टि के लेवल की, तो दृष्टि का लेवल बढ़ता है जब आपके ज्ञान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ज्ञान में वृद्धि होने का मतलब ये है कि आपने ज्ञान लेना शुरू कर दिया है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और उसे समझना शुरू कर दिया है, और आपकी उतनी ही बुद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है जितनी बुद्धि आप चाहते हो ज्ञान लेकर के। और वैसे भी बस एक ही तरीका है इस बुद्धि को बढ़ाने का, और जितना हो सके उतना अनुभव करे और साथ के साथ अनुभूति भी करे। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट का बस एक ही अर्थ है, वो अर्थ ये है कि जो तुमने ज्ञान लिया है
उसको अपनी लाइफ में एक काम करो, उसको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से उतारो का मतलब यही हो गया कि जो तुमने सीखा है उसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। ज्ञान की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है, वरना देश में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, या देश क्या पूरी दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप ज्ञान बोलो या ज्ञान बोलो या ज्ञान बोलो, है तो बस वो एक नॉलेज ही। नॉलेज मतलब वही एक परम सुख देने वाली एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें सत्य की राह पे ले जा रही है। जानकारी अलग होती है जिसे कहते हैं फैक्ट्स, और ज्ञान या ज्ञान या फिर ज्ञान या अज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान या फिर कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं संस्कृत में। पता नहीं क्या बोलते, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, पर शब्द तो एक ही है ना। चलो अच्छा है, पर बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी लोग ये ऑर्थोडॉक्स पीपल्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्या शब्द है, ये बहुत ज़्यादा अजीब शब्द है, ये आप लोगों को नहीं पता तो नेट पे जाके देख लो, साफ साफ पता चल जाएगा। और जो ये लोग कहते हैं ना हम ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि सबको पता है कि जो ये लोग कह रहे हैं हम ऑर्थोडॉक्स हैं, इनके कर्मों के अनुसार हम सबको ही पता चलता है कि ये कितने बड़े ऑर्थोडॉक्स को गाली देने वाले लोग हैं, या फिर ये कह लो कितने बड़े अज्ञानी हैं। सबको पता चलता है भैया, कर्मों के अनुसार इंसान के गुण भी पता चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान के गुणों के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके लिए भैया बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। और वैसे भी हमारे वेदों में ये कहा है कि अगर यदि ज्ञानी को कुछ कोई कहता है तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। जैसे कि ऐसे ही आर्य समाज के लोगों ने करा था एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। हमारे वेद या फिर मेरे में वेद की बात कर रहा हूँ, हमारे वेद या मेरे वेद हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी अज्ञानी को अगर ज्ञान देना है तो गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ही ज्ञान को तुम अज्ञानी को दे सकते हो। इसके अलावा और तरीका ऐसा कोई है नहीं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से और लंबे समय तक चलने वाला कोई तरीका है वो। और वैसे भी यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वेद दुनिया का सर्वोत्तम चीज़ है। तुम सब के सब, या ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ वेद के अंदर आता है। वेद सभी सब कुछ है और वेद ही परमात्मा है, वेद ही हम सब है। हम वेद के अंदर आते हैं और वेद पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने आप को ही पढ़ रहे हो, अपने आप को जान पा रहे हो तुम किधर, तुम हो क्या, समझे। अपने आप को अच्छी तरह से समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वेद। अगर यदि तुम वेद पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सब के सब एक है, बस सबके अंदर बस दिखने का अलग अलग नज़रिया है या फिर अलग अलग तरीके से दिखते हैं। इसका मतलब है कि सब एक हैं पर अलग अलग जगह पर सब अलग अलग हैं। वो कैसे? ये कहा है वेदों में कि जैसा देश वैसा भेष। मतलब मैंने एक्चुअली में ये क्या है कि जैसा देश वैसा वेश को ट्रांसलेट करके बोला है। वैसे तो आयुर्वेद में कहा है कि देश काल पात्र ज्ञान के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार ही व्यक्ति का शरीर बनता है, व्यक्ति का शरीर ढालता है उस एनवायरनमेंट के अनुसार। ये मैंने आपको सिंपल में बता दिया। और बात रही गेमिंग की एक्चुअल रियलिटी की, तो वो ज़रूरी है। गेमिंग की रियलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भैया गेमिंग की अगर यदि रियलिटी नहीं देखोगे, डार्क रियलिटी या फिर वाइट रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, है नहीं। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं वो रियलिटी से अवगत नहीं है। ये जितने भी गेमर्स हैं वो क्यों नहीं है? क्योंकि भैया पैसा दिख रहा है, पैसे के पीछे भागे हुए हैं, क्योंकि महंगाई है या फिर कमाने का और कोई साधन नहीं है नहीं। कमाने के जितने भी सारे साधन हैं वो बहुत सारे कानूनों के जरिए सारे के सारे बर्बाद कर दिए। ये सारे के सारे गेमर्स, इनमें से कुछ गेमर्स हैं जो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के बारे में ही सिखाते हैं। वह बहुत रेयर लोग हैं ये जो गेमिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग इसलिए करते हैं क्योंकि भैया उनको कमाने का साधन मिल गया है।
जो कि भाई इलीगल है या अधर्म है। इलीगल तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि भैया कानून को कुछ पता नहीं, वो मानव की एक देन है। सिर्फ और सिर्फ अगर असली कानून है तो वो वेद में है, और वो है धर्म। धर्म का लोगों को अर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं। धर्म का अर्थ तो तभी पता चलेगा जब इनको वेद पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। वैसे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेद एक्चुअली में एक्चुअल दुनिया की रियलिटी है, और वेद ही सब कुछ है, और वेद के अलावा और कुछ इस दुनिया में है नहीं जो मुझे नहीं दिखाई दिया आज तक। तुम लोगों को अगर दिखाई दिया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो लगता नहीं है कि तुम लोगों को भी दिखाई देगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितने भी गेमर्स हैं, इसने खुद कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर अपना खर्चा निकालने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ गेमिंग कर रहा हूँ, वरना मेरा कोई मतलब नहीं है गेमिंग से। कोई बात नहीं, वो सब तुम्हें आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा, या अभी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, है नहीं? ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, या इस वीडियो में ही मिल जाएगा। और एक और बात, ये सारे के सारे जो रियलिटी के से अवगत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाना ही सिखाता है। एजुकेशन सिस्टम कैसा है तुम्हें पता है ना? आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचने नहीं देता। जिस दिन इस देश में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने दिया और सबको एजुकेशन फ्री दी, उस दिन ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स ख़त्म हो जाएंगे, या तो ब्रिटिशर या ब्रिटिश की महारानी या महाराजा ख़त्म हो जाएंगे। सारे बैंक्स, सारे के सारे फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सब के सब ख़त्म होकर के एक स्वर्ग आ जाएगा इस धरती पे। अब वो स्वर्ग तभी आएगा जब हम लोग एक हो जाएंगे, और एक तभी हो पाएंगे जब हम सबको अज्ञानता या फिर हम वैराग्य हो जाएंगे। अवैराग्य नहीं, वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि टुच्चेपना वाली हरकत हम ना करें। मुझे वैसे पता है कि ये गेमिंग एक टुच्चेपना है। हाँ, ये गेमिंग एक टुच्चेपना है, इसका मतलब तुम अवैराग्य हो अगर यदि तुम गेमिंग कर रहे हो। पर यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड भी है भाई, एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही है ना। तो यहाँ पे गेमिंग की भी पॉजिटिव साइड है। अब बताओगे तुम कैसे? वो पॉजिटिव साइड ये है कि भैया जो गेमिंग है उसके जरिए हम गुरु शिष्य परंपरा उसमें ऐड करके, या मतलब गुरु शिष्य परंपरा में गेमिंग ऐड करके हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से डिजिटल प्रैक्टिकल जो होता है, डिजिटल फॉर्म में प्रैक्टिकल चीज़ें हम कर सकते हैं और बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं कि धर्म क्या है, देश क्या है, वेद क्या है। हर एक एक चीज़ पढ़ा सकते हैं, हर एक एक चीज़ समझा सकते हैं। यकीन नहीं होता ना तो गेमर्स से पूछ लो, या कैजुअल गेमर्स, तुम उससे पूछ लो या उनसे पूछ लो। बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। दो धारी तलवार है ये गेमिंग। गलत तरीके से भी उपयोग करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव तरीके से तुम करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। भाई ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं होगा, आएगा ज़रूर। आयुर्वेद में भी यही सिखाया जाता है, अगर जड़ी बूटी को अज्ञानता की वजह से अगर तुम उसको इस्तेमाल करोगे तो क्या पता रिजल्ट बहुत गलत आ जाए, और वहीं ज्ञान लेकर के सही चीज़ के लिए तुम इस्तेमाल करोगे तो सही रिजल्ट आएगा। ये चीज़ हमें हमारा आयुर्वेद सिखाता है। और यदि इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना है मेरी बातों को, तो उसके लिए भैया कुछ फील्ड्स में जाना पड़ेगा, जैसे टेक्नोलॉजी। और एक बुक है जिसका नाम है बैंकों का माया जाल। मैं तो उसे इंग्लिश में बैंक डार्क ट्रैप्स या फिर बैंक डार्क वेब कहूँगा, क्योंकि देखो डार्क वेब ही कहलाई जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नाम है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं उसको नाम चेंज करना पसंद करूँगा। बाकी की वीडियो देखते रहूँ, और भाई सब्सक्राइब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की ज़रूरत है, अपने ही भाई बहनों, भाई तुम सब के सब, है नहीं? हम मनु ऋषि की संतानें हैं, हम सब के सब, पर अज्ञानता के चक्कर में हम एक दूसरे की फाड़ के रख रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, और बहुत सारी ऐसी तरह के चीज़ों से, फिजिकली, मेंटली, या फिर तुम्हारा हेल्थ वाइज, इन सब के जरिए और एजुकेशनली भी हम एक दूसरे का सत्यानाश कर रहे हैं। चलो लेट्स गेट इन। When will we see MVPs next? And trust me, you will make more money. तुमको लगता है कि स्पोर्ट्स में पैसा है? मैं खेला हूं ना, मैं तुमको एक जनरल बात बताता हूं, पैसा है,
जिनको जो सैलरी मिलती है ना, 1.5 लाख रुपए पकड़ो, 2 लाख रुपए, वो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारा, उसके सिवाय तुम्हारे को घंटा कुछ नहीं मिलता। अब मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पिछले 4 या 5 साल से खेला हूँ, क्या मिला मेरे को? सिर्फ सैलरी मिली, उसके सिवाय मैंने 1 रुपया नहीं कमाया ई स्पोर्ट्स से। टूर्नामेंट के पैसे नहीं आते भाई, मेरा IND का पेमेंट पेंडिंग है, मेरा एक्सो का पेमेंट पेंडिंग है, सब कुछ मिलाएगा ना तो हैवी पेमेंट है भाई। सिर्फ आपका या सबका? दूसरों का मेरे को कोई लेना देना भाई, मेरा पैसा तो नहीं आया। IND से मेरा टूर्नामेंट का पैसा, मेरी सैलरी दोनों नहीं आई। एक्सो से मेरी सैलरी सब कुछ क्लियर है, बस मेरा टूर्नामेंट के प्राइजेस क्लियर नहीं हुए, बहुत सारे टूर्नामेंट के प्राइस फुल बाकी है भाई। मेन पैसा स्पोर्ट्स प्लेयर के अर्निंग यही रहती है भाई। मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है भाई, सिंपल सी बात है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे जैसे के लिए भाई पैसा आना बहुत जरूरी है। मैं खर्चे कैसे निकालूंगा? मेरा यहाँ मैं रहता हूँ, मेरा खुद का खर्चा है, मेरे घर वाले जहाँ रहते हैं हैदराबाद में, वहाँ का रेंट भरना है मेरे को, यहाँ का रेंट भरना है मेरे को खाना राशन का देना है, मेरे खुद के राशन का देना है, लाइट का बिल भरना है, इंटरनेट का बिल भरना है, सब खर्चे रहते हैं भाई। पैसे नहीं आते तो क्या फायदा भाई? फिक्स सैलरी जो आती है स्पोर्ट्स की महीने की, वो खर्चों में निकल जाती है, फिर इंसान कमाएगा क्या? घर कैसे खरीदूंगा बताओ? हैदराबाद में घर के प्राइसेस तुमको आइडिया है भाई, 3-4 करोड़ के अंदर कुछ फ्लैट नहीं मिलता भाई, कैसे कमाऊंगा? स्पोर्ट्स के लिए टूर्नामेंट की अर्निंग्स आती नहीं है पहली बात तो। सैलरी बेसिस पे भी क्या मैक्स टू मैक्स कितना होगा भाई? सबसे टॉप प्लेयर का सैलरी कितना होगा? 3 लाख रुपए, 3.5 लाख, 3 लाख भी नहीं है, 2.5-3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के हिसाब से 12 महीने का कर लो, 36 लाख रुपीज हुए। 36 लाख रुपए 10 साल कर दो, तब जाके उसके 3 करोड़ सिर्फ सैलरी से हुए। 3.6 करोड़ रुपीज 5-10 साल खेलना पड़ेगा। स्काउट का भाई, स्काउट कंटेंट भी करता है, स्काउट को ब्रांड डील्स आती है, स्काउट है यार वो। अगर मैं नॉर्मली वैसा होता, मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर रहा, मैं डाई हार्ड स्पोर्ट्स प्लेयर होता, डाई हार्ड सिर्फ खेल रहा होता, मेरी एक फिक्स इनकम रहती सैलरी, उसमें मेरे पैसे चले जाते, साइड इनकम मेरा कुछ पैसा बनता नहीं, क्या करता? 3 साल 4 साल खेलता, कितना पैसा कमाता? 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, घर बनता उसमें, घर बनता मेरा। जॉनी इज आल्सो स्पोर्ट्स प्लेयर, आई एम डैम श्योर भाई, वो 5 मिलियन लेके बैठा है, उसको भी ब्रांड डील्स आती है यार। जितना उसने स्पोर्ट्स में नहीं कमाया होगा उतना उसने ब्रांड डील में कमा लिया है भाई। 5 मिलियन नंबर्स, स्काउट 5 मिलियन नंबर्स, मॉर्टल का नंबर्स देखो भाई, पूरे स्पोर्ट्स कम्युनिटी में गिनती के 5-6 लोग ऐसे। अबे आज तक पहले दिन से लेके अभी तक देख लो कितने स्पोर्ट्स, हजारों स्पोर्ट्स आए, उसमें से 5 लोग 6 लोग चल रहे हैं भाई, बाकी क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है यार भाई। मेरे को तो आगे का सोचना है ना भाई, खुद का कुछ बनाओगे तब जाके तुम और पैसा कमा सकते हो, ब्रांड से, डील से, तब जाके तुम अपनी जो भी तुम्हारे सपने पूरे कर सकते यार, है कि नहीं? और भाई तुम बोल रहे हो हार्डकोर घुस जाओ स्पोर्ट्स में, क्या घुसू रे? इतनी चीटिंग हो रही है भाई। ऑफिशियल तो भूल ही जाओ, ऑफिशियल तो क्वालिफाई होना तो भूल ही जाओ भाई। इतनी चीटिंग से हैकिंग कर करके लोग आते, वहां मौका तुम्हारा चला गया शाइन करने का। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में तुम जीत लो, इज्जत नहीं मिलती। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट के पैसे नहीं आते, मेरे को तो नहीं आया, बाकी लोग का नहीं मालूम। प्रैक्टिकली सोचो यार, मैं 23 ईयर्स का हूँ, अभी घर नहीं बनाया ना, ये 25-26 साल की उम्र में आगे नहीं बना पाऊंगा। जितने भी स्पोर्ट्स में आना चाह रहे लोग, सिंपल 3 चीज बोलूंगा, उसका ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जब तुम्हारा पीक चल रहा रहेगा ना, लाइक तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अपना यूट्यूब स्टार्ट करो, खुद का एक इमेज बनाओ। अगर तुम बिल्डअप शुरू से करोगे, लाइक स्पोर्ट्स खेलते खेलते बिल्डअप करोगे, तो सस्टेन करेगा, लोग तुमको देखेंगे बाद में। वो एक चीज होगी नंबर 1। दूसरा, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, डाउनफॉल आया, अगर तुमने बिल्डअप नहीं किया, जितना पैसा कमाया 1 सेकंड में गायब भी हो सकता है, कोई भाव नहीं देगा। तीसरी बात, ये थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स है, अभी के लिए तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू भाई, उससे पैसा तो नहीं आता है, मेरा अभी तक तो नहीं आया भाई, पता नहीं क्यों नहीं आया। बाकी लोग का कैसा इतना जल्दी आता है मेरे को नहीं पता, मेरा पैसा तो नहीं आया। तो तुम मल्टीपल चीजें करो एंड हर चीज मैनेज करना पड़ता है। हर चीज मैनेज नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं कमा पाओगे। सिंपल टिप्स ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से, और कुछ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने लास्ट स्ट्रीम पे एक स्टेटमेंट ली थी स्पोर्ट्स को लेके। मेजॉरिटी लोग समझे, मेजॉरिटी लोग जो नहीं समझे उनके बारे में कुछ बोल दूं। तुम लोग ये मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। मैंने बोला था कि भाई ई स्पोर्ट्स में प्लेयर को सैलरी मिलती है 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। बंदे ये समझ रहे हैं कि वो बेसिक पैकेज ही यही है भाई। जो टॉप लेवल पे प्लेयर्स रहते ना, उनको ये सैलरी मिलती है। मुश्किल से 10-15 लोग होंगे, 20 प्लेयर होंगे जिनको ये सैलरी मिलती है। तो लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट बैठ गया कि जो मैंने सैलरी बोली थी वो बेसिक सैलरी, वो बेसिक सैलरी नहीं है भाई। बिल्कुल भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना। और जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई फॉर एग्जांपल कोई मिडिल क्लास से आ रहा है बंदा, उसके लिए तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिलना बहुत बड़ी बात होगी। बट एक चीज तुम लोगों ने ये नहीं सोची कि भाई वो तब तक मिलेगा जब तक तुम परफॉर्म करोगे। जैसे तुम्हारा डाउनफॉल आया, खत्म सब कुछ। और वो 1-2 लाख के लिए लोग 3-3, 4-4 साल घिसते हैं, तब जाके उनको 1-2 लाख की सैलरी मिलती है। तुम जैसे घुसोगे तुमको नहीं मिल रहे 1 लाख, 2 लाख रुपए, तुमको 3-4 साल मेहनत करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, एक लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। तो मैं इसके लिए तुमको बोला कि एक बैकअप प्लान हमेशा रखने का। और जब तुम पीक लेवल पे हो, जब तुम वो 1-2 लाख वाले लेवल पे पहुंच गए, तब अपना यूट्यूब, अपनी पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करो, ताकि तुम लॉन्ग टाइम सर्वाइवल कर सको, लॉन्ग टाइम सस्टेन कर सको। मैं किसी को ये नहीं बोला कि भाई ई स्पोर्ट्स छोड़ दो, कभी नहीं भाई। स्पोर्ट्स ही अभी करंटली ऐसी चीज है जो तुमको जिस लेवल पे बाकी लोग हैं वो लेवल पे पहुंचाएगी। इफ यू वांट टू बी अ मॉडल, अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, लाइक स्ट्रीमिंग, बीजीएमआई, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हो, तुम कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ई स्पोर्ट्स ही वो जरिया है वो लेवल पे पहुंचने के। मेन यही है कि भाई
उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत ग्राइंड है, तब जाके तुमको 1-2 लाख रुपए मिलते हैं। ये मेरा पॉइंट था उस दिन, बट बहुत लोग गलत वे में ले लिए कि भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो 1 लाख 2 लाख बहुत होता है। अरे मेरी जान, मेरे को पता है 1-1 रुपए की कीमत पता है मेरे को भाई। वो लेवल पे पहुंचने के लिए कितनी गाफ घिसनी पड़ती है और वो लेवल घुसते किसी को नहीं मिलता है भाई। पिछली बार बीजीएमआई के टूर्नामेंट पे 1500 1000 टीम रजिस्टर की थी। 1000 टीम, 4 लोग की एक टीम, 40,000 लोग। कितने प्लेयर शाइन करते हैं? 4 प्लेयर। वो 4 प्लेयर को मिलती है 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी। डिफरेंस देख रहे हो? वो 40,000 प्लेयर को नहीं मिलती हर एक बंदे को 1-1 लाख सैलरी। बात को समझो क्या बोल रहा हूँ। और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि तुम ई स्पोर्ट छोड़ के ये क्लियर करो भाई। घुसो तुम्हारा। मैं ई स्पोर्ट छोड़ा नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ ऑफिशियल्स खेलूंगा, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स। सिंपल। वो लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उम्र में बड़े हो रहे हैं, चीज समझ आ रही है। मेरे अंदर भी ई स्पोर्ट्स का भूत बहुत था 2 साल पहले। सिर्फ ई स्पोर्ट्स मेरी जिंदगी है भाई, ई स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकते। मैं भी इसी मूड में था, बट लाइफ में धीरे धीरे सीखता आदमी। अभी तुम लोग उस स्टेज पे हो, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, बट अगर कोई गाइड कर रहा है उसको समझो। कल को 2 साल बाद फिर हो गए ब्रो यार। मेरे को बताया था एक स्ट्रीमर ने कि यार ई स्पोर्ट्स नहीं करना है सिर्फ। तुम एक टाइम के बाद पता क्या होगा, आगे जाओगे ई स्पोर्ट्स खेल लोगे। रियलिटी है तो ठीक है। तुम्हारा एक अंडरडॉग का मैं पूरा जर्नी बोल, एक अंडरडॉग आया, बहुत अच्छा खेला, ई स्पोर्ट्स खेला, आगे गया, एक टूर्नामेंट खेल लिया, बहुत अच्छा नाम बन गया। उसको किसी ऑर्ग ने ले ली, मैक्स टू मैक्स सैलरी 3 लाख पकड़ ली, 3 से 3.5 लाख मैक्स। उसके लाइफ की हाईएस्ट सैलरी होगी वो, 3 से 3.5 लाख कर लिया। ई स्पोर्ट्स खेल रहा है, पैसे आ रहे हैं, टैक्स भर रहा है, खेल रहा है, टैक्स भर रहा है, खेल रहा है। 2 साल हो गया, फिर सोचेगा भाई 3 लाख में तो मैं घर चला नहीं सकता, 3 लाख में तो मैं अपने घर वालों को अच्छा छत नहीं दे सकता, 3 लाख में तो मेरी बंदी को मैं अच्छे से खुश नहीं रख सकता, 3 लाख में तो मेरी शादी नहीं होगी, 3 लाख में तो भाई मेरे को गाड़ी नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तब जब तक उसको ये चीज रियलाइज होगा, वो 3-3 लाख के चक्कर में वो सैलरी के बबल में चुट जाएगा। उसके बाद कुछ रहेगा नहीं कम बैक के लिए। एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या चूज करना पड़ेगा, इधर कास्टर या फिर एनालिस्ट या फिर कोच। वो लाइफ करना है तो नो स्ट्रेस, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लाइफ में गोल्स है कि यार जिंदगी जीनी है यार, बड़ा करना है, लोग मेरे को जाने करना, इंस्पायर करना लोगों को। मेरी कुछ ऐसी ड्रीम है कि भाई मेरे को लैम्बो चाहिए, या फिर मेरे को यहाँ पे ऐसा इतना बड़ा घर चाहिए, मेरे घर वाले खुश रहे। इसलिए कुछ चीजें आपको कम प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अभी जो बच्चे हैं ना, वेस्टर्नाइजेशन में कुछ ज्यादा ही घुसे पड़े हैं, और वो इतने ज्यादा घुसे पड़े हैं ना, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रही। One night stands or a long-term relationship without sex. One night stand, sex is very important. One night stand is very. अच्छा आजकल ऐसा भी तो हो गया भाई, चीटिंग की बात हो रही है तो कि ओपन चीटिंग चल रही है आजकल। ओपन रिलेशनशिप, वाइफ को भी पता है कि चीटिंग करो और हस्बैंड को भी पता है। क्या ये वन नाइट स्टैंड हमारी संस्कृति के खिलाफ है, एज पर दोस पीपल जो जज करते हैं? Orthodox people के लिए है, but आज की जनरेशन के लिए I don't think so. Why would you like to settle abroad? Because it's a better lifestyle. Like there's too much pollution. अमेरिका जैसा बना। सवाल ये है, अमेरिका बनना ही क्यों? आज हमारे देश में अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको शर्म आती है हिंदी भाषा में बात करने में, और आपने उन्हें कितना अनकंफर्टेबल महसूस करवाया हिंदी में बात करके। लोग वेस्टर्नाइजेशन की आड़ में हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें कमजोर बना रहा है। पहले अंग्रेजों ने इस देश पे राज किया, आज वो हमारी मेंटेलिटी पे राज कर रहे हैं। लोग इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि आज ओपन रिलेशनशिप, हुकअप कल्चर, party, club, drugs is very normal, and slowly this whole culture is destroying every single youth internally. Basically इनका मकसद ही यही है, अंदर से कमजोर बना दो, रील्स एंड शॉर्ट्स का गुलाम बना करके फोकस खत्म कर दो, पॉर्न एंड मास्टरबेशन का एडिक्ट बना करके सेल्फ स्टीम ही खत्म कर दो। अकॉर्डिंग टू WHO, 9.3% ऑफ इंडियन यूथ एज्ड बिटवीन 18 to 24 वर डिप्रेस्ड इन May 2020, और वही नंबर बढ़ करके 16.8 हो गया 2022 में। अब तुम अंदाजा लगा लो आज 2024 में कितने सारे यूथ डिप्रेस्ड हैं। और आपको याद दिला दूं कि इंडिया एकलौती दुनिया की ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा यूथ रहते हैं। आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज करी। क्या बुलशिट है यार। इसकी जगह स्टेटमेंट होना चाहिए था, वास्को डिगामा वाज केम टू इंडिया इन 1498। हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आया था। यह बात सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि वास्को डिगामा इस देश को ईसाई बनाने के लिए आया था, और वास्को डिगामा को ईसाईयत का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया था। और वो कौन सी ऐसी बात है जिससे यह पता चलता है? सन 1492 का एक दस्तावेज मेरे पास है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है सन 1492 का। और वो जो सन 1492 का दस्तावेज है वो पुर्तगाल का एक डॉक्यूमेंट है, पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है।
एक चीज करनी है बस आपको, बस इस वीडियो को शेयर और साथ के साथ लोगों के साथ एकता व्यवहार करना, जिस तरह से चाइना में होती है। गेमिंग कम्युनिटी बर्बाद होती जा रही है। ये गेम वैसे बहुत फन है, लाइक मेरी समझ में नहीं आता भाई इंडियन गेमर्स इन गेम्स को क्यों इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि एक्चुअली में ना तो उनके पास ज्यादा पावरफुल दिमाग है। अब उन लोगों का दिमाग घुस गया है वेस्टर्नाइजेशन में और इतना गंदे लेवल पर घुस गया कि वो एक गेम के अलावा और किसी चीज में ध्यान नहीं देते। आजकल के बच्चों का ये हाल है भाई। यदि तुम्हारा सवाल ये है ना तो मैंने आपको जवाब दे दिया, मेरी वीडियो देख रहे हो तो। व्हाई देयर इज नो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी? इसलिए क्योंकि भैया हमारा देश गरीब है, इसलिए गेमिंग कम्युनिटी नहीं है। इतने सारे बेरोजगार लोग जो अभी रील देखने में लगे पड़े हैं और इतने सारे गरीब लोग, 70% से भी ऊपर लोग जो है ना वो गरीब हो चुके हैं। उनके जरिए तुम करवाओगे गेमिंग, चलने फिरने तक की ताकत नहीं, जिनके अंदर स्वास्थ्य तक नहीं है, तुम कह रहे हो गेमिंग कम्युनिटी नहीं है। अब जवाब दे दिया मैंने आपको। अपने देश के बारे में देख लो भैया, बीच में मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, के बारे में इतना बढ़िया है मैं क्या ही बताऊँ। मैं बीच बीच में सांस लेने के लिए करूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। जैसे मेरा हाथ देख सकते हो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत हड्डियां वगैरह भी दिख रही है, पता नहीं कैमरे में दिखेगा भी नहीं। बाकी मैं वीडियो जरूर करता हूँ। गेमिंग कम्युनिटी अपने सबसे वर्स्ट स्टेट में है। क्या हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है भी? कुछ समय ये होनी भी नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि जुआ कम्युनिटी कोई हमारे देश में वो नहीं है। जुआ कम्युनिटी बनाओ, तुम देश का सत्यानाश करो। इंडिया के टॉप गेमर्स को मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के गेमिंग के बारे में उनसे बात करने का। ये क्या बात है भाई, तुम तो ऐसा दिखा रहे हो कि भैया वो प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा महान है, जबकि वो हमारे नौकर का काम करता है। भाई हमारे देश को संभालने के लिए हमने उससे कहा था कि तू जा और हम हमारे देश संभालने के लिए हमारी मदद कर, हमें थोड़ी बहुत गाइडेंस दे। हमारा राजा नहीं है वो, राजा हमारे देश की जनता है, असली जनता जो पढ़ी लिखी है, जो जिनने जिंदगी की पढ़ाई करी है। बात तो ये है। कर मुझे रियलाइज हुआ कि गेमिंग को जितनी इज्जत आज मिल रही है, कुछ सालों पहले तक उसको बच्चों के लिए एक एस्पिरेशनल लग्जरी और पेरेंट्स को सिर्फ एक टाइम वेस्ट और बच्चों का दिमाग खराब करने वाली चीज माना जाता था। अगर 1-2 घंटे ये तो बात सकते हैं क्योंकि मैं 2007 में पैदा हुआ था, तो इस गेमिंग को बहुत ज्यादा गलत मानते थे। तो सही भी है, गलत मानना चाहिए क्योंकि ये एक जुआ है, ये बहुत बेकार चीज है। गेमिंग, क्रिकेट और साथ के साथ साथ जो जितने भी है ना, टेबल टेनिस, कुश्ती बिल्कुल नहीं है। मैं कुश्ती को नहीं कहूंगा, कुश्ती हमारे देश की है। जितने भी गेम्स हमारे देश के है ना, ये जुआ के अलावा, जुआ हमारे देश का शायद हमारे देश में था, लेकिन ये हमारे देश के रूल्स के खिलाफ था हमारे देश में, क्योंकि वो महाभारत भी तो जुए की वजह से हुई थी। तो हमारे देश में आया था तो उस जुए को बस ऐसे नॉर्मली खेलते थे। तो मैं के बाद भैया उसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ी सड़बड़ी होने लगी जुए की वजह से। तो जुए ने हमारा देश बर्बाद कर दिया और ये अब ये लोगों को पता नहीं कि ये एक डिजिटल जुआ है। ज्यादा या फिर कहीं गेमिंग पार्लर जाके बच्चे गेम खेल लेते थे तो घर पे मार पड़ना निश्चित था। लेकिन आज छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, गेमिंग में सबका इंटरेस्ट है और दिन के घंटे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दिन के घंटे इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेरोजगार है। अब बात रही आर्मी की, तो आर्मी की देखो, आर्मी पबजी जैसे गेम को इतना खेला जाने लगा कि आर्मी को खुद उस पे बैन लगाना पड़ा। क्यों बैन लगाना पड़ा? क्योंकि आर्मी भैया गेम खेलने के लिए बैठी है या फिर देश को ठीक करने के लिए बैठी है? देश के लिए बनी है आर्मी। बहुत एक्सट्रीम केसेस सामने आए कि लोग गेम से इतना एडिक्ट हो गए थे कि उनके साथ कहीं दर्दनाक हादसे हुए। बच्चे अपने पेरेंट्स की तो होने ही थे भाई, वो तो इसलिए होने थे क्योंकि भैया तुम देखो यार, तुम्हें बॉर्डर पे बैठे तुम गेम खेलोगे, क्या करोगे? ये तो होना ही है भाई, हादसे तो होना ही है। और वैसे भी बात एडिक्शन की, एडिक्शन का तो सबको पता है कितना भयंकर होता है। किसी चीज की अति करोगे तो भाई सर्वनाश होना ही है। मैंने काफी ट्राई करी वीडियो, गेमिंग के वीडियो के ऊपर मैंने बनाने की, मैंने कहा भाई गेमिंग के ऊपर वीडियो जरूर बनाना चाहिए। गेमिंग बहुत ज्यादा लेवल तक मानसिक गुलाम बना रही है बच्चों को और बैंकों को माया जलाकर। यदि आपने बुक नहीं पढ़ा है जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि बैंक गेमिंग किस लेवल तक आपका सर्वनाश करता है। नहीं होता देख लो, पढ़ लो। नहीं पढ़ना तो उसके ऊपर बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस है, जैसे कि प्लेलिस्ट है, भारतीय परिवार की ऑडियो बुक्स भी है, यूट्यूब पे देख सकते हो फ्री में। हमें ज्ञान देना हमारे देश का काम है, विदेशों का काम है ज्ञान के बदले पैसा लूटना, और कुछ नहीं। उसके अलावा और कुछ नहीं है ऐसा। हमारा देश महान देश था, जाके हिस्ट्री पढ़ लो, असली हिस्ट्री, तोड़ मड़ी हुई हिस्ट्री नहीं भाई, असली हिस्ट्री यूट्यूब पे है, जिन पे कम व्यूज है। जमा करी हुई सारी संपत्ति गेम्स पे लगा देते थे। कंपनी स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए गेम्स बनाने लग गई। मोबाइल कंपनियां स्पेसिफिक मोबाइल्स लॉन्च करने लग गई। सब एक गेमिंग मार्केटिंग है क्योंकि भैया उनको भी पैसा कमाना है, पैसों का खेल है। असली सवाल तो ये है कि इस देश में जिसमें लोगों को, जनता को गेमिंग का जी भी नहीं पता, उसमें गेमिंग का इतना बड़ा एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, जिसे कहते हैं अंधभक्ति या गुलामी, जिसे अंग्रेजों का समझ नहीं आया था और इसी वजह से हमारे देश अंग्रेजों को गुलाम हुआ था। शौक आया कैसे? वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे बनी कि इंडिया का गेमिंग कोई शौक नहीं है, गुलामी है, मानसिकता, ये गारंटी से कह रहा हूँ। मार्केट आज इतनी वर्थ का है। इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स हैं। एंड एक तरफ जहां इसके लिए स्पॉन्सर माना जाता है देश के बड़े बड़े गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स और गेमर्स को, जैसे मोर्टल, थग, गेमर फ्लीट, डायनामो जैसे लोग जिन्होंने इंडिया की जनता को गेमिंग से अवेयर। देश के लिए कुछ काम नहीं कर सकते ना, सिर्फ इन गेमिंग के अलावा और कुछ करने लायक है ही नहीं इनके, कोई और साधन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान मैं तो भगवान को यही कहूंगा ये गेमिंग में ही लगे रहे, ताकि आने वाले भविष्य के बच्चे जो होंगे उन्हें पता चले असलियत क्या है, असलियत को रिलेट कर पाए, कम से कम पाए। कुछ ने इंडिया को, इंडियन गेमर्स को ई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा, तो कुछ ने इंडियन गेमर्स को साथ लाकर काम करना शुरू करा। लेकिन फिर क्यों आज अगर तुम इंडियन कम्युनिटी के बारे में लोगों के ओपिनियन यूट्यूब पर भी सर्च करोगे
देखोगे तो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी की बुराई देखने को मिलेगी। क्यों इतनी बड़ी बुराई इसलिए मिल रही है क्योंकि भैया ये जुआ है, ये डिजिटल जुआ है और कुछ नहीं। ऑडियंस के बाद, इतने बड़े यूजर बेस के बाद भी इंडियन गेमिंग को अच्छा नहीं माना जाता। जिस लेवल पर इंडिया के बाहर गेमिंग, भाई इंडियन गेमिंग कहाँ से होगी? ये गेमिंग कोई इंडिया की है क्या? ये विदेश से आई हुई चीज है। तुम कह रहे हो कि इंडियन गेमिंग का कल्चर है, AAA गेम्स, कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स, इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बाद भी इंडिया में वो कल्चर क्यों नहीं आ पाया? गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या हिस्ट्री है? इंडियन में ये कल्चर इसलिए नहीं आया क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा मात्रा में गरीब हैं। मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा जल्दी अब लो मिडिल क्लास में जा रहा है। लो मिडिल क्लास तो भैया पूरी तरह से भुखमरी की श्रेणी में जाना शुरू कर दिया उसने। भुखमरी में भाई, देश की भुखमरी तुमने देखी कितनी भयंकर है, मरने को तैयार है। इसलिए गेमिंग कल्चर नहीं आया नॉर्थ इंडिया में। अपना कल्चर तो समझा नहीं जा रहा है इनसे, दूसरे का कल्चर खरीदने लगे तो खिचड़ी बनी हुई है और कुछ नहीं है। जैसे राजीव दीक्षित ने कहा था ना कि खिचड़ी है, इधर के ना रहे ना उधर के रहे, घाट के ना रहे ना घर